तो जैसे कि हम जनपदों ध्वंस अध्याय पढ़ रहे थे और उसमें मैं आपको बता रही थी कि कैसे उन्होंने ये वर्णन करा हुआ है कि युग के अनुरूप आयु का ह्रास कैसे होगा। फिर इसी का ही वर्णन करते हुए उन्होंने क्या बताया है, हमें ये बताया है कि कर्म के बारे में बताया है कि कर्म के अनुरूप हमारी आयु क्या होगी, कर्म के फल के अकॉर्डिंग ही नियत और अनियत होने में किस तरीके से हम युक्ति का यूज़ करेंगे। जैसे कि कर्म की मैं बात कर रही थी कि कर्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल हमें कुछ टाइम के बाद मिलता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उसके अनुरूप हमें रिजल्ट मिलता है। सिंपल अगर हम बात करें जिसमें कि हमें तुरंत फल मिल जाता है, उस कर्म की बात करें तो जैसे मुझे भूख लगी या मुझे प्यास लगी तो मैंने क्या करा, मैं किचन में गई, मैंने कुछ बनाया और मैंने बना करके खा लिया। तो क्या हुआ, मैंने जो कर्म करा उसका मुझे तुरंत रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ये तो हुआ जिस कर्म का हमें सद्य फल मिल जाता है। दूसरा कर्म क्या होता है जिसका हमें कुछ टाइम के बाद मिलता है। जैसे हमने अपनी सतत संहिता अध्ययन की जो ग्रुप है उसमें हमने क्या बोला है कि डेली डेली आप एक एक श्लोक उसमें पुट ऑन करते जाएं और खुद से भी डेली का एक श्लोक जो है पढ़ें और उसकी टीका देखें, ठीक है। तो उससे क्या है कि आज तो आपको लग रहा होगा कि यार मतलब क्या ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन जब 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद जब आप अपनी वो श्लोक की एक जो लिस्ट आपने बनाई होगी वो निकाल करके आप देखोगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, कि आपकी मेहनत का फल आपको मिला और उसका आप कैसे अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें तो व्यायाम का, ठीक है। जैसे हम वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक कर्म ही तो कर रहे हैं ना। तो डेली डेली हम क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे हमें जो फल मिलता है वो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद ऐसे मिलता है, ठीक है। फिर तीसरा कर्म आता है हमारा पूर्व जन्म का कर्म। पूर्व जन्म का यानी कि हमने जन्म होने से पहले वाले जन्म में जो कर्म करा था उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी स्किन डिजीज़ है यानी कि जो कुष्ठ का वर्णन किया गया है, कुष्ठ में उन्होंने कारण क्या माना है, एक तो विरुद्ध आहार, दूसरा पाप कर्म। पाप कर्म में भी फिर उन्होंने क्या करा हुआ है, पूर्व जन्मकृत कर्म को भी उसमें लिया हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पेशेंट जो हो रहा है कोई भी हेतु का सेवन नहीं कर रहा होता है, फिर भी उसकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रही होती है। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, उसके पूर्व जन्मकृत कर्मों का भी माइंड में एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। और अगर हमें लगता है कि जिसमें कि पूर्व कर्म में किए गए कर्मों की वजह से हमें इस जन्म में व्याधि हो सकती है तो उसमें हमें क्या करना है कि देव्यपाश्रय चिकित्सा करके क्या करना है, पूर्व जन्म में उसने जो कर्म करे थे उसके प्रभाव को थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि आयुर्वेद में 3 तरीके की चिकित्सा बता दी है, देव्यपाश्रय, सत्वाजय और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे उन्होंने देव व्यपाश्रय चिकित्सा को ही रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप आयुर्वेद को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी आप उसकी देव व्यपाश्रय चिकित्सा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेद में विश्वास ही नहीं होगा तो आप कैसे देव व्यपाश्रय चिकित्सा करेंगे। अगर आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा इस चीज़ पे कि हाँ, कि मंत्र जो है वो वर्क करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र है या फिर कोई भी गायत्री मंत्र है, ठीक है, वो इफ़ेक्टिव होता है, अगर आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा तो आप पेशेंट में कैसे उसका यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो आयुर्वेद पढ़ने के लिए आपके माइंड में क्या होना चाहिए, कभी आपको एक विश्वास भी होना चाहिए कि शास्त्र में जो चीज़ें लिखी हैं वो उसी तरीके से वर्क करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो उन्माद में या फिर अपस्मार में, इन दोनों में से किसी एक अध्याय में रुद्र की पूजा करने के लिए आया है। रुद्र यानी कि क्या, शिव भगवान की पूजा करने के लिए आया है। इसी तरीके से ज्वर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए आया है। तो अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं होगा कि हाँ, कि मंत्रों के थ्रू भी ऐसे चिकित्सा हो सकती है, तो फिर आप कैसे पेशेंट की चिकित्सा करोगे, ठीक है। तो पेशेंट की चिकित्सा करने से पहले हमें खुद भी बिलीव होना चाहिए इस बात पे कि हाँ, कि ये जो छोटे छोटे मंत्र हैं, ये जो छोटे छोटे देव या आश्रय रिलेटेड उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि ये भी क्या करती हैं, वर्क करती हैं। इसी तरीके से अगर हम बंध्यत्व की बात करें यानी कि इनफर्टिलिटी जो आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा हो रही है,
उसकी बात करें तो उसका भी अगर आप हेतु देखेंगे, ठीक है, जैसे अगर हम योनि व्यापद के हेतु देखते हैं, क्योंकि बंध्यत्व क्या है, एक तरीके का योनि व्यापद ही है, ठीक है। तो जब आप योनि व्यापद के हेतु देखते हैं तो उसमें 4 चीज़ें आई हुई हैं। मिथ्या आहार विहार आया है, बीज दोष आया है, आर्तव की दृष्टि आई है, और चौथा आया है देवाच्य। देवाच्य यानी कि देवकृत जो कर्म है, यानी कि पूर्व जन्म के अगर किसी कपल के कर्म रहे हैं तो उसकी वजह से भी उसे योनि व्यापद होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो योनि व्यापद होने के चांसेस हैं, यानी कि क्या, योनि व्यापद में जो सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है किसी को वो क्या है, बंध्यत्व ही तो है, ठीक है। वरना होता क्या है, जो नॉर्मल एमेनोरिया की कंडीशन है या फिर अनार्तव की कंडीशन है या फिर क्षीण आर्तव की कंडीशन है, ये भी किसी पेशेंट को इतना परेशान नहीं करती है जितना कि बंध्यत्व करता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बंध्यत्व की चिकित्सा करने जाएं तो उसमें आपको क्या करना है, देव या पाश्चात्य चिकित्सा इंक्लूड करनी ही करनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने पेशेंट के लिए इंक्लूड कर दी, उसके लिए आपको भी अपना अपना जो सत्व है उसको ऐसा ही बताना पड़ेगा कि जिससे कि आप देव या पाश्चात्य चिकित्सा करें तो उसका इफ़ेक्ट आए। और उसका करने का तरीका क्या है कि आप जितना हो सके अपनी साधना करते रहें, ठीक है। वो होता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतनी तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ नहीं तो हम थोड़ा बहुत तो करें ही डेली बेसिस पे, जिससे कि क्या हो कि हमारे अंदर इतनी पावर आ सके कि हम पेशेंट की देव या पाश्चात्य चिकित्सा कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा या सुना होगा कि कोई कोई डॉक्टर होते क्या हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं, पेशेंट को अगर वो छू भी देते हैं तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। एक हार्ट सर्जन है देव शेट्टी करके, उसके बारे में उनके बारे में आपने यूट्यूब वगैरह पे पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, वो हार्ट सर्जन है। तो उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से एक डॉक्टर के टच का भी कितना इफ़ेक्ट पड़ता है उसके पेशेंट पे, ठीक है। तो वो टच का भी इफ़ेक्ट तभी पड़ेगा जब आपके अंदर का सत्व इतना अच्छा होगा, जब आप अपने को इतने इस लेवल पे लेकर के चले गए होंगे कि आपके अंदर ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना आपके अंदर लोभ होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम सभी लोग क्या है कि उसी कैटेगरी में हैं अभी, क्योंकि आप लोग, हम लोगों में से भी कितने लोग हैं कि जिनको कभी ना कभी किसी चीज़ को देख करके राग द्वेष ईर्ष्या या किसी चीज़ को लेकर के लोभ हो जाना, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती रहती है। तो जितना हम कोशिश करें कि हम आचार रसायन फॉलो करें, ठीक है, आचार रसायन फॉलो करेंगे तो उसमें बेसिकली यही चीज़ें तो बताई हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, लोभ नहीं करना, क्रोध नहीं करना। तो इससे होगा क्या, हमारे शरीर के अंदर सत्व की वृद्धि होगी, और सत्व की वृद्धि होगी तो जो हम देव या पाश्चात्य चिकित्सा करेंगे उसका इफ़ेक्ट हमारे पेशेंट पे अच्छा आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। अब जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि आयुर्वेद में पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट है और उस पूर्व जन्म की वजह से व्याधियाँ भी हो रही हैं, तो हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। तब तो हम भी ऐसे ही कहेंगे कि पूर्व जन्म वगैरह कुछ होता ही नहीं है और ना उसकी वजह से कोई डिजीज़ होती है। अगर देखिए पूर्व जन्म जैसे कोई बात नहीं होती और देव या पाश्चात्य चिकित्सा फलीभूत नहीं होती ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो सारा ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, उसके बाद वो जाते हैं किसी ऐसे सिद्ध पुरुष के पास जो कि क्या करता है, कुछ नहीं करता है, सिंपली उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताता है, जैसे किसी मंत्र का जाप करने के लिए बताएगा या फिर कोई पूजा दान इन सब चीज़ों को कराएगा और उनकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, एक देव्य पाश्चात्य चिकित्सा ही है एक तरीके से। तो आपको भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कोई पेशेंट अगर आपके पास आए तो आप उसको युक्ति व पाश्चात्य चिकित्सा तो आप उसकी करें ही, लेकिन आप उसको कुछ ना कुछ देव या पाश्चात्य चिकित्सा से रिलेटेड भी बताएं ही बताएं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ज्वर का पेशेंट आता है, ज्वर के पेशेंट में हम सिंपली होता क्या है, कोई भी ज्वराग्नि मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत बार ज्वर आते ही रहता है, आता है उतरता है,
और ये कभी भी ठीक नहीं होता है, ठीक है? तो उस वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको मेडिसिन के साथ-साथ उसकी देव्यपाश्रय चिकित्सा भी करनी है। और देव्यपाश्रय चिकित्सा में आप क्या करोगे? सिंपली अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आप पेशेंट को ये बोल सकते हो कि आप जो है डेली का विष्णु सहस्त्र मंत्र जो होता है उसको सुनो, यूट्यूब पे जा कर के सुनो। ठीक है। इसी तरीके से उन्माद अपस्मार में जैसे मैंने आपको बताया कि रुद्र की पूजा करने का वर्णन आया है, तो सिंपली अगर आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि इस रोगी में उन्माद अपस्मार के जैसे कोई सिम्टम है या फिर आपने डायग्नोस उसका उन्माद अपस्मार बनाया है, तो आप क्या करोगे? रुद्र की पूजा के लिए क्या बोलोगे? सिंपली आप उसको ये बोल सकते हो कि वो किसी शिव भगवान के मंदिर में जा कर के जल चढ़ाए शिव भगवान जी को, या फिर सिंपल वो शिव भगवान का कोई जो मंत्र है उसका वो जाप करे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि आप संहिता पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा डे टू डे लाइफ में पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, और पढ़ने के बाद आप उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने पेशेंट में, तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे, ठीक है? अभी तक मैंने जो है सिर्फ एक इनफर्टिलिटी का केस जो है वो सॉल्व करा हुआ है, तो वो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो पेशेंट जो थी वो काकबंधिया की थी, ठीक है? अब काकबंधिया होता क्या है, ये जो है आप जा कर के ढूँढिएगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो बताइएगा, ठीक है? काकबंधिया की थी वो पेशेंट। एलोपैथ के अकॉर्डिंग जो उसका डायग्नोस हुआ था, उसमें उन्होंने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी उस पेशेंट को, और होता क्या था, उसको टॉर्च इन्फेक्शन था जिसकी वजह से उसे बार बार मिसकैरेज होता था, ठीक है? मिसकैरेज होता था तो पेशेंट क्या होती थी, कंसीव तो कर जाती थी, लेकिन क्या होता था, मिसकैरेज हो जाता था उसका बार बार। तो मैंने कुछ नहीं करा था, सिंपल उसकी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसकी हिस्ट्री टेकिंग करी थी, और जब मैंने उसकी हिस्ट्री टेकिंग करी थी तो उसकी बॉडी में जो था, सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने उसको असेसमेंट करा था, तो उस टाइम पे क्या था, एक तो आम दोष था उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा। आम दोष कैसे था, उसकी बॉडी में बहुत स्टिफनेस थी, जो बैक होती है, लोअर बैक था, उसमें उसकी स्टिफनेस रहती थी, वाइट डिस्चार्ज की उससे प्रॉब्लम होती थी, और जब उसके हेतु देखे गए तो उसके सारे हेतु ऐसे थे जो कि कफ और पित्त दोष को इम्बैलेंस कर रहे थे, ठीक है? तो क्या करा गया, मैंने धीरे धीरे करके उसको पहले उसके आम का पाचन कराया, और उसको वो जो थी अपनी पूरी कॉम्प्लिकेशन लेकर के आई थी, उसको बहुत सारी चीज़ें, तो वो ये कह रही थी, मैम मुझे वाइट डिस्चार्ज भी है, मुझे बैक में भी पेन रहता है, मुझे बॉडी में भी पेन रहता है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है, मेरा पेट साफ़ नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है? तो स्टार्टिंग में पहले उसको बेसिक ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम उसके इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, ठीक है? और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी ऐसा नहीं था कि मैंने कोई पर्टिकुलर योग उसे दिया हो कि इस पर्टिकुलर योग से ही उसकी कंसीव हुई हो वो। मैंने सिर्फ उसको धातु साम्य, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या रहता है कि हमें धातु साम्य ही स्थापित करना है। तो मैंने सिंपली उसके इसी चीज़ पे ही फोकस करा था कि उसकी डे टू डे पर मंथ उसकी हिस्ट्री लेते हुए उसके धातु साम्य को ही स्थापित करा था मैंने। और सितंबर में हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था, और फ़ैब में जा कर के वो कंसीव कर गई थी, और कंसीव करने के लिए स्पेशली उसे कुछ नहीं दिया गया था, बस सिंपल वो जो अपने सिम्टम्स बताती थी और जो भी हेतु मुझे लगते थे उसके वो हेतु बंद करा दिए गए थे, ठीक है? और इसके अलावा क्या था, एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जब भी आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट को ट्रीट करें, उसमें आपको उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है, हस्बैंड की भी और वाइफ़ की भी। और उस टाइम पे जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं उनसे, तो उस टाइम पे आपको उनके इंटीमेट हिस्ट्री भी लेनी होती है कि वो किस तरीके से किस तरीके से वो सेक्सुअली इंडल्ज होते हैं, ठीक है? तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें उनसे पूछनी होती है कि उनकी पोजीशन क्या रहती है, क्या उनका माइंड सेटअप रहता है उस टाइम पे, ठीक है? आफ्टर आफ्टर सेक्स क्या वो लोग दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं, आपको बहुत ओपनली उनसे बात करनी होती है, ठीक है? तो जब आप इस तरीके से उनसे बात करते हैं तो आपको कुछ उनकी चीज़ें पता चलेंगी कि वो जो है कपल जो है वो आपस में एक दूसरे से सेटिस्फाई ही नहीं रहते हैं, ठीक है? तो अगर वो सेटिस्फाई ही नहीं है तो वो कंसीव तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप अग्रद्रव्य जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, समनस्य वृष्याणाम, यानी कि
आपके आपका मन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर पेशेंट को कंसीव कराना है तो उसके मन की चिकित्सा आपको ज़रूर करनी ही पड़ेगी। और होता क्या है कि इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट होता है, उसका मन इतना विकृत हो चुका होता है, ठीक है? मन उसके विकृत होने के पीछे कारण क्या होता है? एक तो होती है सोसाइटी, ठीक है? जो कि उससे उसको बहुत बार बोलती है इस चीज़ के लिए कि तुम अभी तक कंसीव नहीं करे हो, ठीक है? दूसरा उसका फैमिली का जो उसे प्रेशर रहता है, ठीक है? तीसरा होता क्या है कि जब वो कोशिश भी करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, सेक्सुअली इंडल्ज जब वो होते हैं इन सब चीज़ों में एक कंसीव करने के पर्पज़ से, तो उनके दिमाग में क्या होता है कि यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं और हमारा तो कंसीव ही नहीं हो रहा है। तो जब उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलेंगी तो एक तरीके से क्या है, उनका मन विकृत है ना उस टाइम पे, तो मन विकृत है तो क्या होगा, कंसीव हो ही नहीं पाएगा। आपने देखा भी होगा कि ये जो इनफर्टिलिटी वाली जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ये किस में मिलती है? ज़्यादातर हमें जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलती है। वरना जो ये सड़क किनारे जो लोग रहते हैं, जो लोग भिखारी हैं या फिर जो लोग बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, उनमें तो हमें कभी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, ठीक है? उनका उनके मन पे कंट्रोल रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग की लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो उस चीज़ को लेकर के जब वो ट्राई कर रहे होते हैं तब उनका मन एक तरीके से कूल ही रहता है। जबकि जो इनफर्टिलिटी वाले कपल होते हैं उनके दिमाग में क्या होता है, एक तो ये रहता है कि यार इतने टाइम से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी हम ट्राई करेंगे और फिर से कंसीव नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है? मुझे इतनी सारी चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपना जो एक पेशेंट ट्रीट करा है उसकी मैंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री ली थी। इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है, एक नहीं मेरी 2 फ्रेंड हैं जिनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और अभी तक वो कंसीव नहीं कर पाई हैं, ठीक है? आपको पता है कि कोई भी आपका नोन होगा वो आपसे ट्रीटमेंट नहीं लेगा, वो सिर्फ़ आपसे आप बीच-बीच में आकर के सिर्फ़ पूछते रहेगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है तो मैं क्या करूँ? तो ऐसे ही ये मेरी 2 फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझसे आकर के सिर्फ़ पूछा है कि यार हमें 2 साल हो गया और अभी तक हमारा कंसीव नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक ने तो ये कहा कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई थी, मुझे फाइब्रॉइड आया था तो डॉक्टर ने मेरा फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है? तो इसमें से एक जो मेरी दोस्त थी वो कंसीव भी कर गई थी, ठीक है? फाइब्रॉइड का उसका ट्रीटमेंट चला, वो कंसीव कर गई थी। लेकिन कंसीव करने के बाद क्या हुआ, 1.5 महीने के बाद जब हम उसका यूएसजी करवाते हैं, तो उसमें क्या हुआ था, बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं थी, ठीक है? अब बच्चे की हार्ट बीट ना होने का कारण क्या हो सकता है, ठीक है? उसमें भी जब मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने कुछ तो ये बता दिया कि बीज दृष्टि के कारण ऐसा होता है, कुछ उसमें ये बता दिया कि पूर्व जन्मकृत हमारे कर्म होते हैं, कुछ उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे मन का इसमें बहुत रोल रहता है। तो जब मैंने अपनी उस दोस्त की हिस्ट्री ली थी, तो उसमें क्या हुआ था, एक तो उसे स्ट्रेस था, स्ट्रेस उसे इस चीज़ का था कि इतनी ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 साल के बाद मेरा बेबी कंसीव हुआ है, तो ये 9 महीने तक ये ठीक रहेगा भी कि नहीं रहेगा। वो छोटी-छोटी चीज़ों में इतना नर्वस हो रही थी कि वो हर एक छोटी चीज़ के लिए मुझे फ़ोन कर रही थी कि यार कि घर में चिकन बना है मैं खा लूँ, अंडा बना है मैं खा लूँ, कि मैं गुड़ के साथ चाय ले लूँ। किसी ने उसे बोल दिया था कि गरम चीज़ें नहीं खानी होती है शुरुआत में, ठीक है? तो वो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रही थी। इवन उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस था इस चीज़ को लेकर के कि अल्टीमेटली उसके स्ट्रेस की वजह से ही मुझे लगा कि वो जो बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई और जो उसका मिसकैरेज हुआ, उसका कारण उसका वो स्ट्रेस ही था। ठीक है? इसी तरीके से जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी जो कि कंसीव नहीं कर पा रही है, तो जब मैंने उनसे उनके सेक्सुअली इंटीमेट होने की हिस्ट्री पूछी, तो उसने कहा कि हाँ, कि यार जॉब का स्ट्रेस तो हमें रहता ही है थोड़ा बहुत और इतने टाइम से हम ट्राई भी कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का भी कहीं न कहीं हमारे माइंड में रहता ही है कि इस बार भी हम ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पेशेंट के अंदर कितने डीपली आपको जाना पड़ेगा उसकी हिस्ट्री निकालने के लिए, ठीक है? तो ये तो मैंने सिर्फ़ एक इनफर्टिलिटी की बात करी है, बाकी की भी बहुत सी डिज़ीज़ होती हैं जिसमें कि हमें बहुत
डीप लेवल पे जाना होता है, ठीक है। कई कई केस में क्या होता है कि पेशेंट दिखाएगा आपको ऐसा कि वो मन से बहुत खुश है, लेकिन जब आप धीरे 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 करके हस्बैंड और वाइफ की अलग अलग जब आप हिस्ट्री लेंगे तो भी आपको कई सारी चीज़ें क्लियर होगी। कई केस में क्या होता है कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं होती है। अब अपने हस्बैंड के सामने तो वो बताएगी नहीं, तो आपको क्या करना होता है, आपको अकेले में उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। और ऐसा ही एक मेरे पेशेंट ने करा था कि वो अपने हस्बैंड के टाइम पे तो बहुत अच्छे से बता रही थी सारी चीज़ें। फिर जब मैंने उसके हस्बैंड को बाहर बिठा करके अकेले में उसकी वाइफ से जब उसकी हिस्ट्री ली, तो उसने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि मैम कि ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्या इनकी टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप ध्यान में रखेंगे तो जा कर के आपको कहीं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हमें शास्त्र को पूरा पढ़ना यानी कि सूत्र से लेकर के सिद्धि स्थान तक पूरा पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप बीच में से स्किप करते हुए चलें, ठीक है। ऐसा है कि आप बीच बीच में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप अपना इस तरीके से टारगेट सेट कीजिए कि ये 2023 है और 2023 में मुझे सूत्र से लेकर के सिद्धि तक पूरा पढ़ना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टीकाओं से ही पढ़ो, आप संस्कृत से ही पढ़ो। आप अगर सिर्फ उसकी संस्कृत पढ़ते हुए मतलब श्लोक उसके पढ़ते हुए नीचे हिंदी भी पढ़ते हुए चलोगे तो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपना एक टारगेट बना सकते हैं कि आपको इस साल के एंड तक अपनी चरक संहिता या सुश्रुत संहिता या फिर अष्टांग हृदय कोई भी एक संहिता जो है वो कंप्लीट करनी है, सूत्र से लेकर के पूरे सिद्धि स्थान तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप डे बाय डे अगर एक एक पेज भी पढ़ते हुए चलेंगे तो जब आपको एक एक पेज पढ़ते हुए जब इंटरेस्ट आएगा ना और आपको मिलेगा कि यार ऐसी चीज़ें तो मैंने क्लिनिकल अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखी है, तो आपका क्या होगा, डेली एक पेज कब आपका एक चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बीच में से कुछ ना पढ़ें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने एक तो शेड्यूल ये बना दिया कि डेली मुझे स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर या फिर एक एक पेज पढ़ते ही रहना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कभी बीच में आपके पास कोई कुष्ठ का पेशेंट आ गया, कोई गुल्म का पेशेंट आ गया, कोई योनि व्यापत का पेशेंट आ गया, तो आपको ऐसा करना है कि जिस चीज़ का पेशेंट आ रहा है उस चीज़ का चैप्टर निकाल करके आप डायरेक्ट वो देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई योनि व्यापत की पेशेंट आई और आप जो है अभी सूत्र स्थान के सेकंड चैप्टर में ही पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो आपका उस दिन का काम क्या रहेगा कि आपको सेकंड चैप्टर जहाँ पे आप पहुँचे वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ में आपको क्या करना है, जिस चीज़ का पेशेंट आया था योनि व्यापत का आया था तो जा कर के योनि व्यापत चिकित्सा पढ़ लीजिए चरक चिकित्सा 30 से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक बार जब आपकी चरक संहिता पूरी कंप्लीट हो जाएगी या कोई भी संहिता जो भी आप प्रेफर करना चाहें वो जब पूरी हो जाएगी तो आपके बहुत सारे मिथ जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि हम इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो ही हमें कितनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। जैसे कि जनपदोध्वंस में ही हमने देख लिया कि किस तरीके से काल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है और हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारी नियत और अनियत आयु होती है, काल अकाल मृत्यु होती है, ठीक है। तो इसका वर्णन करने के बाद फिर उन्होंने जनपदोध्वंस अध्याय में क्या करा हुआ है कि ज्वरितेभ्यो उष्ण पानीय दाने हेतु, यानी कि ज्वर की कंडीशन में उष्ण जल क्यों पीना चाहिए। अब आप ये सोचिए जनपदोध्वंस का अध्याय चल रहा है और वो आपको बता रहे हैं उष्ण जल के बारे में, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि हमें क्या लगता है कि ये उष्ण जल हो गया, इसके बारे में या तो अन्नपान चतुष्क में दिया होगा या फिर ज्वर वाले चैप्टर में दिया होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने दिया कहाँ है, विमान स्थान के जनपदोध्वंस अध्याय में। अब आप ये सोचिए अगर आपने क्या करा, विमान स्थान स्किप कर दिया, या फिर चलिए आपने विमान स्थान स्किप नहीं करा, आपने सिंपली जनपदोध्वंस स्किप कर दिया जैसा कि अमूमन लोग करते भी हैं, ठीक है। अगर आपने जनपदोध्वंस आपने स्किप कर दिया पढ़ने से तो क्या होगा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि उष्ण जल किस तरीके से हितकारी होता है ज्वर की कंडीशन में, ठीक है। उष्ण जल के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या हर व्यक्ति को उष्ण जल पीना है कि नहीं पीना है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने उष्ण जल के बारे में बताने के बाद उन्होंने क्या बताया है,
एक कोटेशन उन्होंने दी है और क्या बोला है, सर्वेषां व्याधीनां निदान विपरीत औषधम कार्यम, यानी कि उन्होंने क्या कहा, एक उन्होंने सिद्धांत दे दिया कि सर्वेषां व्याधीनां निदान विपरीत औषधम कार्य, यानी कि जितनी भी व्याधियां हैं उन सब में हमें क्या करना है, निदान के विपरीत औषध का प्रयोग करके चिकित्सा करनी है। ठीक है, सिंपली देखिए, अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, पेशेंट आपके पास आया कॉन्स्टिपेशन का, विबंध का, ठीक है, आपने उसकी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेकर के आपने क्या देखा, उसके हेतु निकाले। हेतु में आपने ये देखा कि उसका क्या हो रहा है, वायु के रूक्ष गुण की वजह से। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि विबंध में वायु तो इन्वॉल्व रहती ही रहती है, अब लेकिन वायु भी किस लेवल पे इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो वायु के रूक्ष गुण की वजह से क्या हो रहा है, उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसकी चिकित्सा में रूक्ष के अपोजिट जो गुण होता है, यानी कि स्निग्ध, तो उसकी चिकित्सा किससे करेंगे, स्निग्ध द्रव्यों से करेंगे। सिंपली आपने देखा भी होगा कि होता क्या है कि अगर किसी को विबंध होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि दूध में घी डाल करके ले लो या फिर मुनक्के ले लो। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें हम करते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है कि सभी व्याधियों में, ठीक है, कोई भी व्याधि हो उसमें हमें क्या करना है, निदान के विपरीत, यानी कि जो भी हेतु हैं, हेतु के विपरीत हमें औषधि का यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपने विमान स्थान पढ़ा नहीं होगा तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपको चिकित्सा का सिद्धांत चरक ने क्या बताया है कि चाहे कोई भी व्याधि हो आपको निदान के विपरीत ही उसकी औषध देनी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बार बार राहुल सर भी क्यों इंसिस्ट करते हैं कि आप पेशेंट का हेतु निकालिए। ठीक है, आप उसकी डीप हिस्ट्री लीजिए और उसका हेतु निकालने का देखिए सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि हम उसके सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक का उसका पूरा पैटर्न उससे पूछें। ठीक है, अपनी एक हैबिट में डालिए कि पेशेंट आकर के आपको चाहे अपनी रिपोर्ट्स दिखाए, चाहे अपने सिम्टम्स बताए, चाहे कुछ भी बताए, आपको उसको उसकी जाने से पहले उसकी दिनचर्या ज़रूर पूछनी है, वो कितने बजे उठता है और उठने के बाद वो क्या क्या क्रियाएं करता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आया था ओपीडी में, वो था 22 साल का एक लड़का था और उसे थी टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ थी उसे, तो वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह ले करके आए थे। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आपका दिनचर्या क्या है, आप मुझे वो बताओ। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैम मैं 5:30 बजे उठता हूँ, उठते ही मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ क्योंकि मेरा पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, पानी पीता हूँ, पानी पीने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी मेरा पेट जो है प्रॉपरली साफ़ नहीं होता है। फिर उसने क्या कहा, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, भीगा हुआ अंजीर, अखरोट और बादाम ये लेता हूँ फ्रेश होने के बाद। फिर इसको खाने के बाद एक एप्पल लेता हूँ और एप्पल लेकर के फिर मैं जाता हूँ जिम करने के लिए। ठीक है, फिर मैं करता हूँ 1 से सवा घंटे तक जिम करता हूँ। ठीक है, और जिम भी आपको पता है, आपको पता ही होगा आपको कि जिम में भी क्या है कि एसी लगे हुए हैं आजकल। ठीक है, अभी जैसे कल हमारा व्यायाम के ऊपर ही टॉपिक चल रहा था, तो क्या है कि लोग आजकल क्या करते हैं, जिम में जा कर के वर्कआउट करते हैं और वहाँ क्या है कि फ़ैन चल रहे हैं, एसी लगा हुआ है, तो उससे होता क्या है कि जिम व्यायाम करने के बाद जो हमें स्वेटिंग होनी थी वो ही नहीं होती है। अगर एसी वाले रूम में आप अगर जिम करेंगे तो आपको कैसे स्वेटिंग हो जाएगी, और अगर स्वेटिंग होगी नहीं तो दोष कैसे निकलेंगे शरीर से बाहर। तो उसने क्या कहा कि मैम मैं 1 से 1.5 घंटे तक, सवा घंटे तक जिम करता हूँ। तो मैंने उससे ये पूछा कि तुम 1.5 घंटे तक क्यों करते हो, इससे ज़्यादा भी करते हो क्या कभी? तो उसने कहा हाँ मैम कभी इससे ज़्यादा भी कर लेता हूँ, लेकिन 1 घंटा तो मेरा फिक्स है ही कि मैं करता ही करता हूँ। तो फिर मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा आपको पसीना कितनी देर में आ जाता है? उसने कहा मैम पसीना तो आता ही नहीं है। मैंने कहा आप 1.5 घंटे तक करते हो, आपका आता नहीं है? उसने कहा नहीं मैम पसीना आता नहीं है क्योंकि वहाँ एसी लगा हुआ है जिम में। तो आप ये सोचिए कि अगर आप एसी लगे हुए जिम में व्यायाम कर रहे हैं तो उस व्यायाम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्वेद तो निकला ही नहीं, श्वेद निकला नहीं तो उसने क्या करा? अर्धशक्ति व्यायाम तो करा नहीं पेशेंट ने। उसने क्या करा? बस उसने एक अपने दिमाग में एक टारगेट सोच लिया कि हाँ, कि 1 घंटे 45 मिनट्स व्यायाम करना चाहिए, तो वो भी जा कर के करने लग गया। फिर ये थी उसकी व्यायाम की हिस्ट्री। फिर उसके बाद उसने क्या बताया कि जब मैं जिम से वापस आता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक एप्पल लेता हूँ, अंडे लेता हूँ, ठीक है? अंडा खाता हूँ बॉयल करा हुआ 2, ठीक है? फिर उसके बाद, और ये सारी चीज़ें वो कर रहा है 9 बजे से पहले, ठीक है? जबकि आपको पता होगा कि 6 से लेकर के 10 बजे तक का जो हमारा काल रहता है, वो रहता है कफ दोष का, ठीक है? अगर आपने दिन के अकॉर्डिंग देखा होगा कि कितने बजे से कितने बजे तक एक मोटा-मोटा जो हम आइडिया रखते हैं कि कौन से दोष का काल है, तो ये सारी चीज़ें वो ले रहा है कफ के काल में, ठीक है? और वो व्याधि भी कौन सी लेकर के आया है? कफ वाली, ठीक है? तो क्या है कि उसमें सारे के सारे वो संतर्पण वाले हेतु कर रहा है, ठीक है? इसके अलावा जब मैंने उसकी स्टूल की हिस्ट्री पूछी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा स्टूल टॉयलेट शीट पे चिपकता है क्या? उसने कहा हाँ मैम चिपकता है, बहुत ज़्यादा बार पानी डालो तो ही वो फ्लैश आउट होता है, ठीक है? तो यानी कि इससे हमें क्या एक क्लू मिला कि उसकी बॉडी में आम दोष भी है, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने उससे ये पूछा कि अच्छा इसके बाद तुम क्या करते हो? फिर उसने कहा कि मैम मैं 9-10 बजे के आसपास फ्रूट्स लेता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद मैं दोपहर के समय 1-2 चपाती लेता हूँ, और मैं लेता हूँ पनीर, और मैं लेता हूँ तंदूर में फ्राई करी हुई फ़िश, ठीक है? तो मैंने उससे ये पूछा कि तुम फ़िश डेली लेते हो? उसने कहा हाँ मैम मैं डेली लेता हूँ फ़िश, ठीक है? फिर उससे जब डिनर की बात पूछी गई, तो उसने कहा डिनर में मैं कुछ नहीं लेता हूँ, डिनर में मैं कभी 1 रोटी या 2 रोटी ले ली तो ले ली, वरना मैं डिनर में कुछ भी नहीं लेता हूँ, ठीक है? तो आप ये देखिए कि सिर्फ़ उसकी दिनचर्या पूछने से हमें कितने सारे हेतु मिले, ठीक है? एक हेतु हमें ये पता चला कि वो व्यायाम तो कर रहा है, लेकिन उसके व्यायाम का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है बेनिफिट? क्योंकि एसी रूम में रुक रह करके अगर तुम व्यायाम कर रहे हो, तो क्या होगा? स्वेटिंग तो आएगी ही नहीं, तो किस तरीके का तुम्हारा व्यायाम होगा वो? इस एसी वाले रूम में तो और ज़्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होगा? और ज़्यादा स्टिफनेस होगी ना बॉडी में। तो ये एक इसका हेतु बना। इसके अलावा जो सुबह-सुबह वो चीज़ें ले रहा है, अंडा वो खा रहा है, ठीक है? ड्राई फ्रूट्स वो ले रहा है, फिर दोपहर के समय जो वो पनीर ले रहा है, फ़िश ले रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, हर एक पेशेंट में दिनचर्या उसकी ज़रूर पूछनी होती है। अब देखिए दिनचर्या पूछने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो आप उसके हेतु बंद करवा सकते हैं, ठीक है? और चलिए आपने उसके हेतु बंद करा दिए, लेकिन कुछ-कुछ पेशेंट क्या होते हैं, बहुत ढीठ होते हैं, वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, वो जाकर के वो हेतु फिर भी सेवन करते ही रहेंगे। पेशेंट भले ही हेतु सेवन करते रहे, लेकिन आपने अपनी तरफ से पेशेंट को गाइड कर दिया ना, तो यही आपका एक कर्म है कि आपने पेशेंट को बताया। अब उसने करा या नहीं करा ये उसकी मर्जी है, ठीक है? लेकिन आपका कर्म है कि आपको उसे बताना है कि वो क्या अपनी डे टू डे लाइफ में गलत एक्टिविटी कर रहा है, जिसकी वजह से कि उसे व्याधि हुई है, ठीक है? इसके साथ ही होता क्या है कि जब आप पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको भी क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। एविडेंस कैसे? कि आपने शास्त्रों में तो पढ़ा होता है कि ये चीज़ों का हेतु सेवन करते हैं तो इस तरीके की व्याधि होती है, ठीक है? तो जब आप पेशेंट से ये सारे हेतु जब आपको मिलते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंट होता है कि यार कि ये चीज़ तो मेरी संहिता में भी बताई गई है, ऐसे हेतु तो मेरी संहिता में भी बताए गए हैं। और उसके बाद होता क्या है, आपको खुद को अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आप संहिताओं को और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जैसे होता है ना, एमबीबीएस वाले अपनी हैरिसन हो, डेविडसन हो, हचिंसन हो, ठीक है, रॉबिन्सन हो, या फिर सर्जरी की कोई बुक हो, ठीक है, पीजे मेहता हो, सारी बुक्स को वो इतना पढ़े होते हैं कि उन्हें इवन पेज नंबर तक याद होता है, ठीक है? और अगर हमसे कोई पूछे आकर के कि तुम्हारे शास्त्र में उष्ण जल का रेफरेंस कहाँ आया है, ठीक है, या फिर व्यायाम का रेफरेंस कौन से चैप्टर में आया है, तो हमें वही नहीं पता होगा, ठीक है? इसीलिए जो आपसे डे टू डे मैं बोलती हूँ ना कि आप पर डे का एक ही श्लोक पढ़िए, वो इसी पर्पज़ से है ताकि आपको क्या रहे, एक इस चीज़ का आपको एक याद रहे कि हाँ, आपको रेफरेंस के साथ चीज़ें याद रहें। क्योंकि रेफरेंस के साथ अगर आपको चीज़ें याद रहती हैं, तो उससे होता क्या है
कि जब हम रेफरेंस के साथ उस चीज़ को दोबारा से पढ़ने जाते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाती हैं। सिंपली जैसे कि अगर निंद्रा की अगर मैं बात करूं तो निंद्रा का रेफरेंस कहाँ आया है, अष्टनिंदनीय अध्याय में, और वहाँ पे हमें क्या बताया है, अतिकृश और अति स्थूल के बारे में बताया हुआ है। तो उससे हमें क्या है ये पता चलता है कि अति स्थूल और अति कृश के साथ इन्होंने निंद्रा का वर्णन करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं निंद्रा जो है वो क्या करती है, इफेक्ट करती है पेशेंट को अति स्थूल करने में और अति कृश करने में। ठीक है, तो इसीलिए हमें रेफरेंसेस पता होना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप रेफरेंसेस को रटें, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें आपको बस श्लोक डे टू डे लाइफ के अपने श्लोक लिखते रहने हैं। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपके पास ना एक श्लोक्स की बहुत अच्छी एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से हमें सभी व्याधियों में जो उन्होंने हमें चिकित्सा सिद्धांत बताया है कि हेतु के विपरीत ही हमें क्या करना है, औषधि का यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे कि ये पेशेंट जो था सारे के सारे ऐसे निदान का हेतु सेवन कर रहा है जो कि शरीर में और ज़्यादा आम की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, शरीर में आम दोष की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा कि कफ तो वैसे ही उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, आम दोष होने की वजह से क्या होगा, शरीर में श्रोतोरोध होगा, स्रोतसों का अवरोध होगा, तो पेट साफ होने में दिक्कत तो आएगी ही उसे। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ही क्या करनी पड़ती हैं, आपको लिंक करनी पड़ती हैं जब आप बैठे होते हैं ओपीडी में। ठीक है, और ये लिंक आप तब कर पाएंगे जब आपने शास्त्र पढ़ा होगा। फिर देखिए इसके बाद उन्होंने क्या बताया है, फिर उन्होंने यहाँ पे हमें अपतर्पण के भेद बताए हैं। और ये बताया है कि अपतर्पण के जो मैं तुम्हें भेद बता रहा हूँ, लंघन, पाचन और दोषावसेचन, ये तुम्हें कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ करने हैं। अब हमें ये तो पता होता है कि अपतर्पण एक तरीके की चिकित्सा है। ठीक है, जैसे सिंपली आपने सुना होगा कि अगर संतर्पण से कोई व्याधि हुई है तो उसकी चिकित्सा अपतर्पण होगी, और अपतर्पण की वजह से कोई व्याधि हुई है तो उसकी चिकित्सा संतर्पण होगी। ठीक है, अब मान लीजिए प्रमेह है, स्थूलता है, ठीक है, पीसीओडी है, थायराइड है, ये सब क्या है आजकल संतर्पण जन्य व्याधियां ही तो हैं। अब संतर्पण जन्य व्याधियों की चिकित्सा क्या है, अपतर्पण उसकी चिकित्सा है। अब अपतर्पण के भी भेद आपको कहाँ बताए हैं उन्होंने, विमान स्थान में। और विमान स्थान में भी आप ये देखिए कि कौन से चैप्टर में बताए हैं, जनपदोध्वंस अध्याय में, कि अपतर्पण के 3 भेद होते हैं, लंघन, पाचन और दोषावसेचन। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि किस कंडीशन में आप लंघन के द्वारा अपतर्पण कराएंगे, किस में आप पाचन के द्वारा कराएंगे, किस में आप दोषावसेचन यानी कि डायरेक्ट आप शोधन करा देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन उन्होंने बताई है और उसके बेनिफिट्स हमें बताए हैं। फिर अपतर्पण के प्रयोग, भेद, अवस्था बताते हुए उन्होंने हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनकी हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, यानी कि अचिकित्सीय पुरुष का वर्णन करा है। ठीक है, चरक आचार्य क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी रोगी आ रहा है तो आप उसकी चिकित्सा करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताया है जिनकी चिकित्सा आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्यों नहीं करनी है, एक तो क्यों नहीं, इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ऐसे व्यक्ति होते क्या हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। बात नहीं मानते हैं इन द सेंस, आपने उनको बोला कि दिवा स्वप्न नहीं करना है, दही नहीं खाना है, ठीक है, और भी कोई चीज़, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं। ठीक है, तो वो करते क्या है, आपके बातें मानते नहीं हैं। बातें मानते नहीं हैं तो उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलते, और रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि मैं उस डॉक्टर के पास गया था और मुझे आराम नहीं मिला। और उससे होता क्या है कि आपको हानि होती है, आपके यश की हानि होती है। इसीलिए आचार्यों ने सूत्र स्थान में भी हमें क्या बताया है, रोगी के गुण बताए हैं कि रोगी में ऐसे ऐसे गुण हैं तो ही आप उसकी चिकित्सा कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे जनपदोध्वंस अध्याय में अचिकित्सीय पुरुष के बारे में बताया है। फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि वैद्य का कर्म क्या होना चाहिए, और इसके बाद उन्होंने हमें देश यानी कि जंगल देश, अनूप देश, साधारण देश, इसके क्या लक्षण होते हैं इसका वर्णन करते हुए उन्होंने जनपदोध्वंस अध्याय को समाप्त करा है। ठीक है,
इसके आगे कंटिन्यू करें या फिर यहीं पे रुकना है अभी? आप करना चाहें मैम। अभी यहीं पे रुकना है, मुझे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो देखिए, जनपदों ध्वंस अध्याय के बाद जो अध्याय आया है विमान स्थान में, वो है त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय अध्यायम। अब जैसे कि देखिए, उसका जो चैप्टर का नाम है वो ही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया होगा। त्रिविध यानी कि तीन, रोग यानी कि डिजीज़, विशेष विज्ञान यानी कि एक तरीके से ऐसा अध्याय, ठीक है, जो कि क्या करेगा कि रोग का विशेष ज्ञान करने का। ठीक है, अब आजकल होता क्या है कि हमारे माइंड में ये रहता है ना कि यार हम डिजीज़ डायग्नोस कैसे करें, कि बहुत से लोग आकर के बोल तो देते हैं कि तुम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डिजीज़ डायग्नोस करा करो। अब हमें तो ना नाड़ी देखनी आती है, तो बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि नाड़ी देख करके ही डिजीज़ बता देते हैं, लेकिन हमें तो नाड़ी देखना भी नहीं आता है, तो हम कैसे करें फिर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस हम कैसे बनाएं? आप हमें बोल रहे हो कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डायग्नोस बनाओ, लेकिन हम बनाएं कैसे? तो उसका आंसर आपको मिलेगा इस त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय में। यहाँ पे इन्होंने क्या बताए हैं, तीन ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जो कि आपको रोग का विशेष ज्ञान कराएंगी। ठीक है, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम, यानी कि इस अध्याय में वो तीन ऐसी बातों के बारे में बताएंगे या फिर तीन ऐसे टूल आपको बताएंगे जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डिजीज़ डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, अगर हम सिंपली इसको पढ़ने से पहले सिंपली अगर हम एक एलोपैथ का व्यू लें कि उसमें कैसे डिजीज़ डायग्नोस करी जाती है, तो देखिए उसमें भी क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा ये पूरा कोर्स बने रहता है ना, चाहे वो बीएमएस का हो या एमबीबीएस का हो, तो वो सारी चीज़ें भी क्या है, इस त्रिविध रोग विज्ञानी इसके ऊपर ही बनी हुई हैं। चाहे वो आयुर्वेद का ले, एलोपैथ का ले या फिर होम्योपैथ का ले, किसी भी पैथी का ले। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले होता क्या है कि अगर सिंपली एलोपैथ की बात करें तो उसमें होता क्या है कि 5 साल का पूरा हमारा कोर्स है। ठीक है, तो उसमें हमें करते क्या है, फर्स्ट ईयर में हमारी कोई क्लिनिकल क्लास नहीं होती है। ठीक है, एलोपैथ वालों की भी नहीं होती, आयुर्वेद वालों की भी नहीं होती, होम्योपैथ वालों की भी नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, एलोपैथ वाले में क्या होता है कि सेकेंड ईयर से उनकी पोस्टिंग होना स्टार्ट होती है क्लिनिकल क्लासेस के लिए। ठीक है, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तो हमारी क्लिनिकल क्लासेस स्टार्ट हुई थी थर्ड ईयर से। ठीक है, और अभी जो है फिर से सिनेरियो शायद चेंज हुआ है और अब जो है फिर से फर्स्ट ईयर से या फिर सेकेंड ईयर से जो है बीएमएस में क्लिनिकल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में जब हम एंट्री करते हैं तो हमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, यानी कि शरीर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें बताई जाती है। उसी तरीके से बीएमएस के भी फर्स्ट ईयर में होता क्या है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरीर क्या है। ठीक है, आपको पता है कि आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरीर जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ हड्डियां हैं, उसमें सिर्फ मांस है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम शरीर की कल्पना करें तो उसमें क्या है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। ठीक है, आयुर्वेद जो है वो आत्मा, मन, इंद्रिय इन सब के लेवल पे जा कर के सोचता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई पुरुष है तो वो क्या है कि कॉम्बिनेशन है शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगोधारी जीवितम, यानी कि इन चीज़ों का वो क्या है कि संयोग होता है हमारा जो एक पुरुष जो होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान पढ़ाया जाता है, जिसमें कि हम मन के बारे में पढ़ते हैं, इंद्रियों के बारे में पढ़ते हैं, आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें चिकित्सा में ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। ठीक है, हम जिस चिकित्सीय पुरुष जो होता है, जिसको कि हम षड धातुष पुरुष भी कहते हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो षड धातुष पुरुष है वो पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर के बना है। तो जब आपको आत्मा के बारे में पता ही नहीं होगा कि आत्मा क्या है, तो आप कैसे किसी पेशेंट की चिकित्सा कर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में होता क्या है
कि हम द्रव्य गुण पढ़ते हैं, ठीक है, द्रव्य गुण पढ़ते हैं। अब हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सेकेंड ईयर में क्या होता है, रसशास्त्र होता है, द्रव्य गुण होता है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें। और अगर आप MBBS का कोर्स देखेंगे तो उसमें क्या आता है, सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री आती है। बायोकेमिस्ट्री में वो क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री आती है और फार्मेकोलॉजी आती है। तो उसमें होता क्या है कि कोई भी ड्रग किस तरीके से बन रही है। अब कोई पैरासीटामॉल है तो उसके अंदर कौन सा कंस्टिट्यूएंट पड़ा हुआ है और वो जो सॉल्ट पड़ा हुआ है उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है। जिस तरीके से वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है उस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हम जो वर्क करते हैं हम करते हैं। मान लीजिए हमने सीतोप्लादी चूर्ण लिया, ठीक है, तो सीतोप्लादी चूर्ण में जितने भी इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं हम क्या करते हैं, द्रव्य गुण से उसका रस पंचक ही तो पढ़ते हैं। जैसे वो लोग क्या करते हैं, उनके पैरासीटामॉल में जो भी सॉल्ट पड़ा होता है उसकी वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसी तरीके से हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी मेडिसिन में जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं उसकी हम रस पंचक पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है। बस उनमें और हम में डिफरेंस इतना होता है कि उनको जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो उसे बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से, डीपली घुस करके वो चीज़ें पढ़े होते हैं। और हम लोग क्या होते हैं, पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं सिर्फ पेपर पास करने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में आकर के द्रव्य गुण पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ पेपर पास करने के लिए। और उसमें हम करते क्या हैं, सिर्फ उसका बॉटनिकल नेम याद कर लेंगे, उसके रस पंचक याद कर लेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उस रस पंचक के बेसिस पे वो आगे कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारी खुद की गलती होती है। फिर आता है थर्ड ईयर में फिर क्या पढ़ाया जाता है, रोग निदान, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, रोग निदान सेकेंड ईयर में ही पढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। MBBS में क्या होता है कि रोग निदान जो होता है, पैथोलॉजी, वो सेकेंड ईयर में ही पढ़ा ली जाती है। तो उससे होता क्या है कि बच्चा एक तरफ डिजीज़ के बारे में पढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ वो फार्मेकोलॉजी से मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा होता है, तो उसे इंटरेस्ट आता है। तो हमारे उसमें करते क्या हैं, उल्टा करते हैं। पहले हमें मेडिसिन पढ़ा देते हैं द्रव्य गुण रसशास्त्र भेषज कल्पना के थ्रू, और व्याधि डिजीज़ को डायग्नोस कैसे करना है वो हमें बताते हैं थर्ड ईयर में जा कर के। अब तो क्या है, थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, शायद अब रोग निदान जो है वो थर्ड ईयर की जगह सेकेंड ईयर में आ गया है, ठीक है। तो ये करते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, जब हम फाइनल ईयर में आते हैं तो फाइनल ईयर में आते आते फिर से हमारे पास आती है हैरिसन और डेविडसन एलोपैथ में, ठीक है। और हमारे पास आती है हमारी चरक सुश्रुत, और चरक सुश्रुत के साथ साथ हमारे पास, क्योंकि हमें एलोपैथ भी पढ़ाई जाती है, तो हैरिसन डेविडसन और सर्जरी की भी बुक आती है, ठीक है। मणिपाल जो आती है हमारे पास सर्जरी की बुक, वो भी आती है। तो हम करते क्या है कि हम उनकी डेविडसन तो पढ़ लेते हैं, हैरिसन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी हैरिसन डेविडसन जो हमारी संहिताएं हैं उनको हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि पेशेंट हमारी OPD में आता है तो हमें जो उनकी हैरिसन डेविडसन में जो सिम्टम्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम पेशेंट को ईजिली डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर इन्वेस्टिगेशन भी हम पेशेंट को लिख देते हैं, और जो डिजीज़ का डायग्नोस बनता है, प्रोग्नोसिस बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी चिकित्सा कर देते हैं। और यहाँ पे आके सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, उन्होंने अगर हमें फीवर बताया है तो उस फीवर को हम कंपेयर करते हैं यहाँ के ज्वर से, ठीक है। वहाँ पे हमने डायबिटीज़ पढ़ी है तो उस डायबिटीज़ को हम कोरिलेट करते हैं यहाँ पे प्रमेह से, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने हमें एनीमिया बताया है तो उस एनीमिया को हम यहाँ कोरिलेट कर लेते हैं पांडु से, और उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि पेशेंट हमारे पास आया और कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा हीमोग्लोबिन डाउन है, तो हमने उसकी कोई हिस्ट्री नहीं ली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ना हमने उससे ये जानने की कोशिश करी कि उसने पांडु के ऐसे कोई निदान सेवन करे भी हैं कि नहीं करें। सिर्फ हमने देखा कि एलोपैथ डॉक्टर ने हमें डायग्नोस करके बता दिया है कि उसके अकॉर्डिंग इसे एनीमिया की कंडीशन है, इसका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है। तो हमने करा क्या, अपने पांडु चिकित्सा उठाई और वहाँ पे जो पुनर्नवा मंडूर दिया है या फिर लौह आसव जो दिया हुआ है वो हमने पेशेंट को देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस तरीके की चिकित्सा से हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, रिज़ल्ट हमें मिल जाते हैं ऐसे भी करने से, ठीक है। लेकिन एक जो पूरी तरीके से क्योर करने वाली बात होती है ना, वो नहीं मिल पाता है जब हम इस तरीके से चिकित्सा करते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग डायग्नोस बनाने के लिए
अपने शास्त्रों का सहारा लेना है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं किसी एमबीबीएस वाले की बात करूं तो वो क्या करते हैं, उनके पास कोई पेशेंट आया तो वो क्या करते हैं, उनकी जो पैथोलॉजी की बुक है उसमें किसी डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम बताए गए हैं वो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसमें उन्होंने पढ़ लिया डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ के उनके वहाँ पे जो उन्होंने बताए हुए हैं साइन और सिम्टम, पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया, ठीक है, पॉलीफेजिया हो गया, वो ये 3 क्राइटेरिया देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करेंगे, पेशेंट के और सारे सिम्टम्स देखते हुए फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर वो डायग्नोस बना करके फिर उसकी डायबिटीज़ की मेडिसिन वो स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने तो क्या करा, अपने शास्त्र को फॉलो करा, ठीक है। और हमारी गलती क्या हुई, हमारे पास पेशेंट आया तो हमने अपने शास्त्र को तो फॉलो नहीं करा, हमने अपने शास्त्र को फॉलो करा सिर्फ एक चीज़ में, वो इस चीज़ में कि पेशेंट ने कहा कि मुझे मुझे क्या है कि डायबिटीज़ है, तो हमने उठाया प्रमेय चिकित्सा और उठा करके उसे दे दिया फलत्रिकादिक या फिर निशा आमलकी का कॉम्बिनेशन या फिर बसंत कुसमाकर रस या फिर एमिल की जो आती है BGR32 या फिर हिमालय की जो आती है या बाकी जो कंपनीज़ की आती हैं वो उठा करके हमने उसे दे दी, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था, जिस तरीके से एलोपैथ डॉक्टर ने अपने शास्त्र का हेल्प लेते हुए, ठीक है, उसने यूजी लेवल पे जितने भी शास्त्र पढ़े, उसने जो पैथोलॉजी पढ़ी, उसने जो फार्मेकोलॉजी पढ़ी, ठीक है, उसने उसके अकॉर्डिंग क्या करा, उसका डायग्नोस बनाया और फिर उसने उसकी चिकित्सा करी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी क्या करना चाहिए, अपने शास्त्र के अकॉर्डिंग उसका डायग्नोस बनाना चाहिए। तो जैसे उनके वहाँ पे जैसे डायग्नोसिस करने के लिए पैथोलॉजी की बुक है रॉबिन्सन की या फिर किसी और आचार्य की, तो हमारे वहाँ पे क्या है, हमारे वहाँ पे है डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारे चरक, हमारे सुश्रुत, हमारे माधव, हमारे वाग्भट, ठीक है। तो अगर आपने माधव निदान पढ़ी नहीं होगी, ठीक है, या फिर आपने चरक नहीं पढ़ी होगी तो आप कैसे वहाँ पे पेशेंट को एसेस करेंगे। पेशेंट आपके पास आकर के बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे ना हाथ पैरों में जलन रहती है, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन भी हो रहा है। तो सिंपली उसने आपको क्या बताया, प्रमेय का निदान बता दिया ना। प्रमेय में क्या होता है, प्रभुतविल मूत्रता होती है, करपाद में दाह होता है, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने तो आपको आपके शास्त्र के अकॉर्डिंग सिम्टम बताए, लेकिन आपकी गलती क्या हुई, आपने अपना शास्त्र पढ़ा नहीं था, तो इसीलिए आपके दिमाग में क्या आया, जैसे ही उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा बाथरूम होती है तो आपके दिमाग में आया इसे डायबिटीज़ होगी, ठीक है। जैसे ही उसने कहा कि मुझे हाथ पैरों में जलन रहती है, आपके दिमाग में क्या आया, शायद इसे डायबिटीज़ की वजह से जो न्यूरोपैथी हो जाती है वो इसको हो गई है, ठीक है। जबकि क्या है कि करपात दाह जो है वो प्रमेय के पूर्व रूप में आया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आपके अकॉर्डिंग पेशेंट जो है अभी आपके शास्त्र के अकॉर्डिंग अभी उसके पूर्व रूप ही चल रहे हैं, जबकि वहाँ उसे डायबिटिक घोषित भी कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने शास्त्र की हेल्प ले करके तब आपको डायग्नोस करना है, ठीक है। तो ये जो त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय है ये आपको यही बता रहा है कि किस तरीके से आप त्रिविध रोग विज्ञान क्या है, कि किस तरीके से आप आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान इन तीनों का यूज़ करते हुए किसी रोग का विशेष ज्ञान कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए देखिए ये बोला जाता है कि यूजी में आप भले ही जितनी मस्ती करें लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप सिर्फ पेपर पास आउट करने के पर्पज़ से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है प्रैक्टिस में जा कर के, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्लास में बहुत टॉपर रही हूँ, मैं बिल्कुल एवरेज वाले बच्चों में थी, मैं कभी टॉपर में आई ही नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये था कि जो भी चीज़ें उस टाइम पे पढ़ी थी, भले ही पेपर पास आउट करने के लिए पढ़ा था, पूरा सिलेबस भले ही कंप्लीट नहीं करते थे हम लोग, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके ही पास आउट हुए हैं, लेकिन ये है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से भी जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे उनको सॉल्व करने का तरीका सारा शास्त्रोक्त रहता था, ठीक है। यानी कि अगर हमें पता चलता था कि हाँ प्रीवियस ईयर के पेपर में प्रमेय के बारे में पूछा गया है, तो हम प्रमेय जो पढ़ते थे माधव निदान से पढ़ते थे, चरक से पढ़ते थे। भले ही उस टाइम पे रट करके पढ़ा हुआ था वो चीज़, लेकिन रटी हुई चीज़ भी अब जा कर के काम आती है जब हम दोबारा उस चीज़ को समझ करके पढ़ते हैं, ठीक है। और पेशेंट को जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो सबसे पहले देखिए जो उन्होंने आप्तोपदेश बोला है, तो आप्तोपदेश में हमारा क्या आता है, 3 चीज़ें उन्होंने बताई किसी भी रोग का विशेष ज्ञान करने के लिए
किसी भी रोग के बारे में जानने के लिए या फिर कोई भी डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए आपको 3 चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो है आप्तोपदेश। आप्तोपदेश यानी कि क्या? ये जो हमारी संहिताएँ हैं, ठीक है? जो हमारी बुक्स हैं, उनका निरंतर अध्ययन करना, ठीक है? तो ये क्या है? हमारे आप्त वचन है, आप्तोपदेश है ये, ठीक है? अगर आपने इनको पढ़ा ही नहीं होगा तो आप इनको प्रैक्टिकली वो कैसे अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है? तो आप्तोपदेश मतलब क्या है कि पहले बुक से डिजीज़ के बारे में पढ़ना, ठीक है? अब ये देखिए, एलोपैथ वाले भी तो यही करते हैं ना, वो बुक से ही तो डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि क्या? हमने 4.5 साल की पढ़ाई करी और उसके बाद हमारी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, ठीक है? अगर आपने 4.5 साल की पढ़ाई अपनी थोड़ी बहुत भी सही करी है, थोड़ी बहुत भी सही से मेरा मतलब ये है कि आप भले ही टॉपर वाली बच्चों की श्रेणी में ना रहे हों, ठीक है? आप भले ही दिन का 18-18, 20-20 घंटे ना पढ़ते हों, लेकिन आपने जितना पढ़ा है, सॉलिड पढ़ा है, तो उससे होगा क्या कि जब आप अपनी इंटर्नशिप में जाएंगे और वहाँ पे जब पेशेंट आ रहा होगा, तो आपके माइंड में सारी चीज़ें क्या हैं कि क्लैरिफाई होती जा रही होंगी, ठीक है? तो इसीलिए क्या है कि पहले आपने आप्तोपदेश करा, फिर उसके बाद आपने उस चीज़ का प्रत्यक्ष करा। इसीलिए जो क्लिनिकल क्लासेस होती हैं और जो ये 1 साल की इंटर्नशिप होती है, वो इसीलिए होती है ताकि बच्चा बुक में जो पढ़ रहा है उसको वो प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष रूप से वो देख सके, ठीक है? अब ये हम लोगों की गलती है कि हम लोग बुक तो पढ़ लेते हैं, ठीक है? लेकिन हम क्लिनिकल क्लास करते नहीं हैं। अगर मैं अपनी बात कराऊँ, अपने टाइम की बात करूँ, जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी या फिर जब हम क्लिनिकल क्लासेस में जाते थे, तो उसमें होता क्या था कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्लिनिकल क्लास करने के लिए जाते ही नहीं थे, ठीक है? और कुछ जाते भी थे तो बस ऐसे ही बहाना मार करके बाहर निकल के आ जाते थे। इसके बाद जब इंटर्नशिप आई, तो इंटर्नशिप में भी क्या हुआ, बच्चों के दिमाग में ये आया कि यार कि इसके बाद अब क्या, कि अब इसके बाद चलो पीजी की तैयारी कर लेते हैं। तो वो इंटर्नशिप में वो पेशेंट देखते ही नहीं थे, वो क्या करते थे, अपनी बुक लेते थे और वो अपनी पीजी की प्रिपरेशन करते थे, ठीक है? और होता क्या था कि फिर जो टीचर होता था वहाँ पे, तो उसे भी इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि जब कोई बच्चा ही इंटरेस्ट नहीं लेगा सीखने में तो कोई टीचर कैसे उसे समझाएगा, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, मुझे तो पीजी करनी थी नहीं, तो मैंने क्या करा, सारी क्लिनिकल क्लासेस अपनी इंटर्नशिप जो थी वो मैंने बहुत अच्छे से करी थी, कॉलेज वाली, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं कि हमें कॉलेज में कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो आपको कॉलेज ही बहुत कुछ सिखा देता है। क्योंकि मेरी एलोपैथ की जो 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी वो कोविड पीरियड में निकली है, और उसमें मैंने सिर्फ कोविड के पेशेंट देखे हैं, और पेशेंट भी ऐसे देखे हैं कि उनकी सिर्फ फाइलें भरी थी, ठीक है? प्रैक्टिकली मैंने कुछ नहीं देखा था वहाँ पे कोविड के पेशेंट में भी। तो मैंने जितना भी सीखा अपने कॉलेज में ही रह करके सीखा और कॉलेज के ही टीचर्स से सीखा, ठीक है? तो हमारे अंदर अगर है डेडिकेशन सीखने का तो वो भी हमें सिखाते हैं, ठीक है? हमारा जैसे कि ग्रुप रहता था इंटर्नशिप में भी 5-5 या फिर 4-4 बच्चों का, तो उसमें से होता क्या था कि मोस्ट ऑफ द बच्चे पीजी की ही प्रिपरेशन कर रहे होते थे, तो वो अंदर ओपीडी में बैठते ही नहीं थे। तो मुझे तो करनी नहीं थी प्रिपरेशन, तो मैं तो अंदर ही बैठे रहती थी। तो जब टीचर ने भी देखा कि हाँ बच्चा रह रहा है, तो फिर उन्होंने एक-एक पेशेंट जो आता था उसमें उन्होंने मुझे एग्जामिनेशन करके बताना स्टार्ट करा, ठीक है? उसमें भी मेरे जो सर्जरी वाले टीचर थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे प्रॉपर एब्डोमेन पैल्पेट करना, कैसे अगर कोई कोलेलिथियासिस का पेशेंट आ रहा है तो तुम कैसे क्लिनिकली ही एसेस करके बता दोगे कि कैसे जो मर्फी साइन होता है, मैकबर्नी पॉइंट हम कैसे करते हैं, ठीक है? इसके अलावा हर्निया हम कैसे चेक करते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी क्लिनिकली वो उन्होंने मुझे सिखाई, ठीक है? तो इसीलिए जो हमारी ये इंटर्नशिप होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इंटर्नशिप के पीरियड में अगर आपने अपने टीचर को बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखी उससे, तो वो आपको सिखाते हैं, नो डाउट। सर ने मुझे पाइल्स, फिशर, फिस्टूला
उसमें हम कैसे डायग्नोस बनाएंगे, ठीक है। अब भले ही मैं एनोरेक्टल प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि इन जनरल अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है अपनी क्वेरी लेकर के एनोरेक्टल से रिलेटेड, तो कम से कम मैं उसे गाइड तो कर सकती हूँ ना कि हाँ, कि तुम्हें पाइल्स है, तुम्हें फिशर है, या फिर तुम्हें फिस्टूला है। वरना होता क्या है कि आम जनमानस को सिर्फ ये पता होता है कि एनोरेक्टल में अगर उन्हें कोई डिजीज़ हो रही है तो उनका मतलब क्या है कि उन्हें बवासीर हो गया है, ठीक है। सिंपली आकर के पेशेंट यही कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है, मुझे पाइल्स है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई कई कंडीशन में उन्हें सिर्फ पाइल्स ना हो करके उन्हें पाइल्स के साथ साथ फिस्टूला भी होता है, या फिर पाइल के साथ फिशर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए बुक में पढ़नी भी होती हैं और इनको प्रत्यक्ष भी देखना होता है। तो दूसरा जो इन्होंने बताया है आप्तोपदेश के बाद, आप्तोपदेश के बाद हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष करना है उस चीज़ का, ठीक है। और इन चीज़ों का प्रत्यक्ष करने के लिए ही हमारे कोर्स में 1 साल की इंटर्नशिप डाली होती है। और वो गलती हमारी है कि उस इंटर्नशिप पीरियड में हम क्या करते हैं, नॉन अटेंडिंग इंटर्नशिप करते हैं और हम करते हैं पीजी की तैयारी, ठीक है। तो चलिए अगर पीजी की नॉन अटेंडिंग करते हुए पीजी की तैयारी करते हुए हमारा पीजी में हो गया तो बहुत अच्छा। अगर बाई चांस हमारा पीजी में नहीं होता है तो फिर हम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि जिस 1 साल के इंटर्नशिप के पीरियड में हमें क्लिनिकली चीज़ें देखनी थी, पेशेंट्स को देखना था, जो हमने बुक्स में पढ़ा हुआ है उसको हमें प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ देखना था, कैसे उसको अप्लाई करना है वो चीज़ सीखनी थी, वो हम मिस कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पीजी की प्रिपरेशन मत कीजिए या फिर पीजी मत कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है पीजी करने में तो आप पीजी कीजिए, लेकिन आपकी जो इंटर्नशिप वाला टाइम है उसमें आप नॉन स्टाइफन, उसमें आप अपनी नॉन अटेंडिंग इंटर्नशिप ना करके इंटर्नशिप को प्रॉपरली जा करके अटेंड करें और कोशिश करें वहाँ पे चाहे 1 पेशेंट आए, 2 आए या फिर 10 पेशेंट आए, आप हर पेशेंट से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमारे कॉलेज में तो पेशेंट ही नहीं आता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी के कॉलेज में सिर्फ 1 पेशेंट भी ना आए। अगर 1 पेशेंट की ही आपने बहुत डीपली हिस्ट्री ले ली है और आपने अपने टीचर के साथ बैठ करके उससे क्वेश्चनिंग कर ली है कि सर ये पेशेंट ऐसे सिम्टम बता रहा है तो इसमें ये नहीं होगा क्या, ठीक है। और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग आप तब कर सकते हैं जब आपने शास्त्र पढ़ा हो, ठीक है। मैंने अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे क्या करा था कि इतना ज़्यादा मुझे बुक की नॉलेज थी नहीं, ठीक है, और ना किसी ने गाइड करा था कि तुम इतना बुक से पढ़ के फिर इंटर्नशिप करो। अब मुझे ये लगता है कि अगर मैंने उस टाइम पे संहिताएं पढ़ी होती तो मैं टीचर से इंटर्नशिप के टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें सीख सकती थी, ठीक है। तो अभी आप लोगों में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि फाइनल ईयर में हो और अब उसे इंटर्नशिप करनी हो, तो वो इंटर्नशिप करने से पहले जितने भी आप्तोपदेश हैं, आप्तोपदेश यानी कि क्या, जितनी भी हमारी बुक्स हैं उनको कम से कम सुपरफिशियली एक बार गो थ्रू उसे करा हुआ होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी इंटर्नशिप अच्छे से कर सके और उस इंटर्नशिप के पीरियड में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ठीक है। ये दूसरी बात उन्होंने करी प्रत्यक्ष की। तीसरी बात उन्होंने करी है अनुमान की, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि किसी भी रोग का निदान करने में, यानी कि किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए 3 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। एक तो आप्तोपदेश, आप्तोपदेश यानी कि क्या, जो आपकी संहिताएं हैं उनका अध्ययन आपको करा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इंटर्नशिप करी हुई होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अनुमान, अनुमान यानी कि क्या, आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष, इसके अकॉर्डिंग जो हम अनुमान करते हैं। अब देखिए सिंपल इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान को। तो आप ये सोचिए कि आपने पूरी बीएमएस कंप्लीट करी, बीएमएस में आपने क्या करा, आप्तोपदेश भी करा, प्रत्यक्ष भी करा, ठीक है, और लिटिल बिट आपने थोड़ा बहुत अनुमान भी करना सीखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, आप बैठे अपने क्लिनिक में, ठीक है। आपके पास एक पेशेंट आया, पेशेंट ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ना लैट्रिन के रास्ते में ना खुजली होती है और ब्लड भी आता है, ठीक है। तो अगर आपने आप्तोपदेश पढ़ा हुआ होगा, यानी कि अगर आपने संहिताएं पढ़ी होंगी, चलिए आपने संहिताएं नहीं पढ़ी हैं या फिर आपने एलोपैथ की भी बुक पढ़ी होगी, तो आपने जैसे ही पेशेंट ने कहा कि मुझे लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा है, तो सीधे आपके दिमाग में क्या आया कि ज़रूर इसको या तो अर्शी की कोई संप्राप्ति बनी है या फिर परिकर्तिका बनी है या फिर भगंदर। भगंदर नहीं आएगा आपके दिमाग में। भगंदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भगंदर में पस का डिस्चार्ज होता है
उसने हमें क्या बोला कि रक्त आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्योंकि संहिता को पढ़ा हुआ था या फिर बुक्स को पढ़ा हुआ था, तो जैसे ही पेशेंट ने बताया कि मुझे गुदा मार्ग से ब्लड आ रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा, एक तो अर्श आएगा, एक क्या आएगा, रक्त पित्त, ठीक है, ये आएगा। इसके अलावा फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ना खुजली भी होती है और जलन भी हो रही है। अब जैसे ही उसने बताया कि मुझे खुजली हो रही है और जलन हो रही है, तो ये सिम्टम है परिकर्तिका का, परिकर्तिका जिसे हम सिंपली फिशर बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने अपनी खुद की प्रैक्टिस में क्या करा, आपने जो आप्तोपदेश पढ़ा था, यानी कि आपने जो संहिताएं पढ़ी थी, जो बुक्स पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में आपने एक फ्रेमवर्क बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद आया कि जब आपने इंटर्नशिप करी थी, तो उस टाइम पे भी सर्जरी डिपार्टमेंट में एक ऐसी ही पेशेंट आया था जो कि कंप्लेन लेकर के आया था कि उसके एनल रूट से ब्लीडिंग हो रही है। और उसके बाद सर ने उससे इतनी इतनी क्वेश्चनिंग करी थी ये पूछा था कि कहीं उसके रास्ते, वहाँ के रास्ते में कोई वो तो नहीं है, मस्से वगैरह तो नहीं है। और फिर उसका क्या करा था, एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करा था, ठीक है। तो आपने भी क्या करा, प्रैक्टिकली जब पेशेंट आपके पास आया, उसने हिस्ट्री दी, तो आपने पूछा उससे कोई मस्से वगैरह तो नहीं है। फिर आपने क्या करा, उसका एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करा, ठीक है। फिर आपने क्या करा कि एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करके फिर आपने अपने प्रत्यक्ष आप्तोपदेश और अनुमान से सब कुछ करके उसकी डिजीज़ आपने डायग्नोस कर दी। तो ये इम्प्लीटेशन होता है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान का, ठीक है। आपने अनुमान देखिए कैसे लगाया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे लैट्रिन के रास्ते में खून आ रहा है, ठीक है। तो आपने सीधे अनुमान क्या लगाया, शायद इसे पाइल्स हो सकता है या फिर फिशर हो सकता है। तो ये क्या था, आपका अनुमान, ठीक है। तो हम जो ये अनुमान लगाते हैं, अनुमान हम लगाते हैं आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष के बेसिस पे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए संहिताएं पढ़ना, बुक्स पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिकली जब फील्ड में उतरें तो आप घबराएं ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम जितनी चीज़ें पढ़े होते हैं उतनी चीज़ें हमें याद रहती हैं, ठीक है। वो तो होता है ना, बोलते हैं कि आपका हर पेशेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अभी जैसे मैं अपनी बात करूँ तो परसों जो मेरे पास टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट आया था, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे दिमाग में पूरी टाइप 1 डायबिटीज़ पूरी छपी हुई है, ठीक है। तो मैंने रिवीजन तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि फिर उस पेशेंट के आने के बाद मैंने दोबारा से टाइप 1 डायबिटीज़ पढ़ी है, ठीक है। वो क्यों पढ़ी, क्योंकि इसलिए पढ़ी क्योंकि पेशेंट की क्वेरीज़ ही इतनी ज़्यादा थी। उसने कहा कि मैम मेरा तो ये हो गया, इंसुलिन बिल्कुल सीक्रेट नहीं हो रहा है, मेरी तो देखिए बीटा सेल में ये है वो है। आप देखेंगे ना, पेशेंट इतना एडवांस आता है आजकल की, आपको ये लगेगा कि आपसे ज़्यादा पेशेंट पढ़ करके आया हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप उस पेशेंट को कैसे डील करें, उसके लिए आपका शास्त्र ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट की नॉलेज और आपकी नॉलेज में मेन डिफरेंस यही है कि पेशेंट की जो नॉलेज है वो है इंटरनेट बेस, ठीक है। और आपकी जो नॉलेज होगी वो होगी आपके आप्त वचनों के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं उससे सुपीरियर ही रहेंगे हमेशा, चाहे वो कितना ही इंटरनेट से पढ़ लें, ठीक है। तो आप उससे सुपीरियर तभी होंगे जब आपने सारी चीज़ें बुक से पढ़ी होंगी। ऐसा नहीं कि पेशेंट की तरह आप भी डिजीज़ जा कर के इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि लर्निंग जो है वो हर दिन होनी चाहिए एक तरीके से। हर पेशेंट आपको कुछ ना कुछ नया सिखा करके ही जाएगा। अभी जैसे कि मैंने परसों वाले पेशेंट को देख करके जब मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ पढ़ा था, तो मुझे कई सारी चीज़ें पता चली डायबिटीज़ के बारे में कि टाइप 1 टाइप 2 डिज़ीज़ ये तो हर किसी को पता होता है, लेकिन टाइप 1 में भी 2 कैटेगरी आती है। एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कि यंगर स्टेज में हो जाती है, ठीक है, और एक ऐसी स्टेज होती है जो कि थोड़ा बड़ी एज में जा कर के होती है, 30+ में या फिर 40 के अराउंड। उसे हम बोलते हैं लाडा, LADA। अब ये LADA क्या होता है, इसे जा कर के आप खुद सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि इन्होंने त्रिविध रोग विशेष विज्ञान नियम में हमें किसी भी डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करना है, उसके लिए इन्होंने हमें बता दिया है कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब जब आप आप्तोपदेश पढ़ेंगे तो आप्तोपदेश के अंदर ही हमें दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा,
इसका वर्णन आया है। ठीक है, जैसे उनमें क्या होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन आती हैं, वैसे ही हमारे उसमें 10वीं परीक्षा अष्टविध परीक्षा का रेफरेंस आया है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अष्टविध परीक्षा या 10वीं परीक्षा का यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, तो अष्टविध परीक्षा में देखिए क्या आता है, नाड़ी आता है, जिह्वा आता है, ठीक है, मूत्र आता है, मल आता है। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें तो हम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको डे टू डे लाइफ में जब आप एक पेशेंट में स्टार्ट करेंगे देखना, तो आप आयुर्वेद तरीके से डायग्नोस करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आता है और वो ये बोलता है कि मैम मुझे गैस बहुत बनती है और मेरा पेट बहुत फूलता है, ठीक है, और डकारें मुझे बहुत आती हैं। तो अगर मैंने शास्त्र पढ़ा होगा तो मुझे सीधे पता चल जाएगा ना कि ये जो वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि पुरुष के वेग को अवरोध करने से जितने सिम्टम होते हैं वो उसने बता दिए हैं। ठीक है, तो जब मैंने पढ़ा ही नहीं होगा शास्त्र, तो मैं कैसे वहाँ पे पेशेंट के सिम्टम देख करके समझ जाऊँगी। अब जैसे कि क्या होता है कि पूरे हाथों में झंझनाहट होना, ठीक है, तो ये भी क्या है कि एक तरीके की वात का लक्षण हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वो जब चीज़ें हम पढ़ेंगे नहीं तो हम वहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डायग्नोस करने के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया है प्रमाण 2 हैं या फिर 3, ऐसा करके उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा बताया है कि जो क्या है कि प्रमाण जो हैं 2 हैं, एक तो आप्तोपदेश है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, और प्रत्यक्ष में भी उन्होंने क्या बताया है, श्रोत के द्वारा, श्रोतेंद्रिय द्वारा परीक्षा करना। जैसे कि श्रोतेंद्रिय द्वारा हम परीक्षा कैसे करते हैं, स्टेथो कान में लगा करके जो हम चेक करते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा श्रोतेंद्रिय द्वारा। इसके अलावा क्या है कि अगर हम एज आ आयुर्वेदिक वैद्य अगर हम स्टेथो भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या सुनेंगे उसकी, जैसे कि आपने ऊर्ध्व श्वास, महाश्वास, ठीक है, तमक श्वास, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट तमक श्वास में पेशेंट इतनी ज़ोर से सांस लेता है कि उसकी सांस जो है हमें बाहर वैसे ही सुनाई देती है बिना स्टेथो के ही। तो ये क्या है कि श्रोतेंद्रिय द्वारा किन चीज़ों की परीक्षा करनी है। फिर चक्षुएंद्रिय द्वारा किन चीज़ों की परीक्षा करनी है, ठीक है। फिर है रसन इंद्रिय के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा, स्पर्श के द्वारा हमें किसकी परीक्षा करनी है, इसका वर्णन करा है इन्होंने इस अध्याय में। फिर इन्होंने हमें ये बताया है कि अनुमान के द्वारा हम कौन कौन सी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनुमान से जानी जाती हैं। जैसे कि किसी पेशेंट का कोष्ठ है, ठीक है, कि उसका कोष्ठ मृदु है, मध्यम है या फिर क्रूर है, तो वो हम क्या करते हैं, उससे प्रश्न परीक्षा करते हैं और फिर हम एक अनुमान से बताते हैं। ठीक है, तो प्रश्न परीक्षा भी हमने किसके बेसिस पे करी, आप्तोपदेश के बेस पे। ठीक है, तो इसीलिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान तीनों की ही बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि आप्तोपदेश आदि भी सर्वे अध्यवसानम अमोहकरम भवति। उसने क्या बोला है लास्ट में, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने आप्तोपदेश करा है, प्रत्यक्ष करा है, ठीक है, तो आप मतलब कि ऐसा वैद्य जिसने कि आप्त वचनों को भी पढ़ा है, प्रत्यक्ष उसने चीज़ें भी देखी हैं, ठीक है, तो ऐसा वैद्य जो होता है कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है चिकित्सा करते समय। ठीक है, क्योंकि हम मोहग्रस्त या फिर घबराते हम कब हैं, जब हमने चीज़ें पढ़ी नहीं होती हैं। ठीक है, अगर हमने सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, हमें चीज़ें पता होती हैं, तो हम पेशेंट के सामने घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, तो आज जो है यहीं पे ही एंड करेंगे क्लास। कल जो है हम श्रोतो विमान अध्याय से आगे की इसकी इंडेक्स देखेंगे। अभी जैसे मैम ने बोला है कि कोविड के बाद नाड़ी परीक्षा बंद हो गई है, तो देखिए नाड़ी परीक्षा अगर बंद हो भी गई है ना, तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बाकियों की परीक्षाओं से भी हम एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। और हम में से कितने लोग हैं कि जिनको एक्चुअल में नाड़ी परीक्षा आती होगी, मुझे तो नहीं आती है। और नाड़ी परीक्षा जो है कि इतनी जल्दी आती भी नहीं है। नाड़ी परीक्षा एक तरीके से आप ये समझिए कि वही बंदा कर सकता है जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत अच्छा हो।
ठीक है, क्योंकि हर कोई नाड़ी परीक्षा नहीं कर सकता। आजकल तो हर कोई ही हाथ रख के बोल देता है ना कि हाँ हम नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो नाड़ी परीक्षा है ही नहीं असल में। क्योंकि नाड़ी परीक्षा सीखना इतना इजी नहीं है, उसके लिए हमारा स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमें काफ़ी अच्छा होना होता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को सिर्फ टच करके उसकी चीज़ें बता रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके आगे की क्लास हम कल करेंगे। कल भी कोशिश रहेगी कि हम 5:30 बजे से ही क्लास स्टार्ट कर दें। मैम आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ, ये पूछना था कि आपने कहा कि ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, समर्स में नहीं खाने चाहिए। मैम क्या बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज़ कट रही है। पता है क्या? हेलो मैम, अपना अपना क्वेश्चन ना ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, उसमें बता देंगे आंसर।